नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड कैबिनेट में 45 अहम प्रस्ताव और बनी सहमति। राज्य में घायलों की मदद करने को मिलेगा सम्मान। सरकार ने झारखंड गुड स्मैथियन पॉलिसी को दी स्वीकृति। पटना बहुचर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड की कार्रवाई को लेकर पुलिस पर उठे सवाल। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उठाए सवाल। कहा सी ग्रेड की फिल्म की तरह तैयार की गई स्क्रिप्ट। लातेहार में टीकाकरण कक्ष, वेटिंग हॉल और निरीक्षण कक्ष का हुआ उद्घाटन। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणेश ने लोगों को किया जागरूक। कहा कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से है सुरक्षित। और जामताड़ा में व्यवहार न्यायालय परिसर में एटीएम लूटने की कोशिश। अपराधियों ने पहले एटीएम के गार्ड को बनाया बंधक। पुलिस को देख भाग निकले अपराधी। जांच जारी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। झारखंड कैबिनेट ने 45 अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके तहत जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 26 फरवरी से शुरू होगा, वहीं अब राज्य में घायलों की मदद करने पर सम्मान मिलेगा। सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए झारखंड गुड स्मैथियन पॉलिसी को स्वीकृति दी है, जिससे सड़क हादसे में घायलों की मदद के लिए लोग आगे आएं और किसी के जीवन की रक्षा हो सके। वहीं अब सरकार घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेगी। इसी के साथ दुर्घटना के 1 घंटे यानी गोल्डन आवर में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर उस व्यक्ति को 2000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्य में 4374 ग्राम पंचायतों में 18,431 लाख रुपए की लागत से 21,870 टोलों पर नल लगाने की पहल शुरू की जाएगी। 2016 और 2018 का मैं पूरा पढ़ देता हूं। राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग एवं समूह घ पदों पर नियुक्तियों से संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14/7/2016, जो कि ब्रैकेट में संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा यथासंशोधित। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान नियोजन नीति को लेकर कई मुद्दों पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरने का काम किया है। बाबूलाल मरांडी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। झारखंड की सियासत इन दिनों लगातार संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से बहुत गर्म है, लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। कल जो है कैबिनेट मंत्री का भी आवाज घेरने का काम किया। आपको नहीं लग रहा आंदोलन जिस तरीके से बढ़ रहा है, सरकार कुछ भी अब सोच नहीं रही? देखिए, सरकार को मतलब सहानुभूति पूर्वक जो लोग पहले से लोग काम कर रहे हैं, अब उसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट का जो समय सीमा अगर समाप्त हो गया तो उसको बढ़ानी चाहिए। बल्कि इन्होंने तो खुद भी कहा था चुनाव के समय कि वे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है उसको हम अस्थायी कर देंगे। तो अगर आपको अस्थायी करने में दिक्कत है तो कम से कम उनकी मानदेय या उनके वेतनमान को बढ़ाते हुए और फिर उनका जो कार्य अवधि है उसको अवधि विस्तार कर देनी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? क्योंकि आप फिर से बहाल करेंगे ही करेंगे। तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने काम करके वहां समय को लोगों ने स्पेंड किया, अब वो कहां जाएंगे? उसका तो एज क्रॉस कर गया। तो हमें लगता है सरकार को जीत पर नहीं अड़े रहने चाहिए और कर देना चाहिए। पहले वैसे होते रहा है, कई क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उसका अवधि विस्तार होते रहता है। जो भी लंबित नियुक्तियां थी उनको भी कल जो है रद्द करने का फैसला किया गया है। देखिए, सरकार जो कल उन्होंने जो निर्णय लिया है तो मैं कहूंगा कि उन्होंने गलत किया है। और सरकार की जो मंशा है बिल्कुल साफ हो गई। जो अपने को रोज कहते हैं कि भाई हम झारखंडियों की सरकार है, ये झारखंडियों के हितों की बात करेंगे,
और कल जो उन्होंने कैबिनेट से जिस निर्णय को उन्होंने वापस लिया, तो पहले जो 13 शेड्यूल एरिया था, वहां के जो 3rd और 4th ग्रेड की जो वैकेंसी थी कि वहीं के लोगों से भरा जाएगा, ये रघुवर दास की सरकार ने उस समय किए थे। तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, क्योंकि शेड्यूल एरिया के लोगों का ध्यान दिया था। और बाद में जब शेष जिला के लिए भी लोग मांग करने लगे, तो फिर उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, अमर कुमार बावरी जी के अध्यक्षता में एक कमेटी थी, और उस कमेटी का अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे। उस कमेटी में अनुशंसा किया जो शेष जो 11 जिला है उसको भी, जो अनुसूचित क्षेत्र की जो 13 जिला है उसी की तरह ही वहां के भी जो 3rd और 4th ग्रेड की जो जॉब है उसको अगले 10 वर्षों के लिए संविधान सम्मत उसको भी रिजर्व कर देनी चाहिए, आरक्षित कर देनी चाहिए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 3 में भी इसका प्रावधान है। तो सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन सरकार तो देखे कि वापस चली गई, बैक कर गई। तो इससे साफ होता है कि भाई सरकार के एजेंडा में यहाँ गांव, गरीब, किसानों के या झारखंडियों के बारे में उनकी क्या मंशा है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार पर जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार का पैसा रखी हुई है, पैसा नहीं दे रही है, विकास के काम रुके हुए हैं, तो आप लोगों को भी इस मामले में केंद्र से बात करना चाहिए? चूंकि आप विपक्ष में हैं तो क्या हुआ, लेकिन राज्य का विकास हो ये तो एजेंडा होना चाहिए ना आपकी भी। नहीं, हम तो कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए ना कि भाई कौन कौन चीज का कब कब का पैसा कितना कितना क्या बकाया है। या ऐसे कोई जावा खाता बोलने से थोड़े काम चलता है भाई। आप किसी को कहेंगे कि हमको इतना, आप तो बैंक से लोन भी लेंगे तो आपको बताना पड़ता है कारण कि भाई हमको इस कारणों से पैसा लेनी है। अगर आपकी बकाया है कहीं तो आपको कह देगा कि आपके पास बकाया है, हमको इतना दे दीजिए, तो ऐसा कोई देता है क्या? तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई अमुक तारीख में हमसे आपने इतना इतना लिया है, या ये हमको दिए नहीं है, ये बकाया है। वो डिटेल दे, और डिटेल उसको प्रकाशित भी उनको करनी चाहिए। तो आज तक तो हमने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने कोई डिटेल दिया हो, अखबारों में नहीं देखे कोई। सरकार के तमाम मंत्री ये कहते हैं। तमाम मंत्री कहते हैं, ये तो ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं ना। तो ऐसे आप किसी दुकानदार को या कोई भी आपके आ जाए घर में और कहे कि आपका मेरा बकाया है, तो आप मांगिएगा ना उनको कि भाई बकाया है, क्या बकाया है, कब का बकाया है, पाई का हिसाब, कब का कितनी पैसा किस मद में उनका बकाया है। अच्छा, बाबूलाल मरांडी के बढ़ते कद से कहीं न कहीं घबराहट है विपक्ष में क्या? जिस तरीके से एक तो नेता प्रतिपक्ष का रास्ता क्लियर नहीं हुआ, इसके बावजूद भी कल कैबिनेट ने ये तय साफ कर दिया है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी और पंचायत चुनाव भी जल्द होगा। तो हम तो बार बार कहते हैं पंचायत चुनाव सरकार को करानी चाहिए। कहाँ उसमें हमने कभी बाधक तो नहीं, हम लोगों ने तो जरूर मांग ही नहीं की, बल्कि पेच था ना नेता प्रतिपक्ष का। नहीं, कहीं कोई पेच नहीं है। सरकार वो जानबूझ करके चुनाव कराना नहीं चाहती है, इसलिए वो लेट लतीफ कर रही है। हम लोगों ने तो पिछले दिसंबर में ही 16 तारीख को सब ब्लॉक में हम लोग धरना पर बैठे और पहला मांग ही यही था कि वह स्थानीय निकाय का चुनाव कराए सरकार बिना विलंब किए। तो ये चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती है कि सब अधिकार को अपने पास पकड़ करके रखना चाहती है। सोचते हैं कि भाई कमीशन अधिक मिले यहीं पर, कमीशन के चक्कर में ये सब है। अच्छा, आखिरी सवाल, जेएमएम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है, इसके पहले भी लड़ी है, लेकिन इसका आगाज कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने झारग्राम से किया, और जैसे ही वहां पे चुनावी रैली को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने, ममता ने बड़ा प्रहार किया। इसके बावजूद सरकार कुछ भी कहने से, सरकार माफ कीजिएगा, जेएमएम कुछ भी कहने से बच रही है। अब मुझे उन दोनों की क्या है मामला, लेकिन चुनाव में तो किसी को भी लड़ना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? ममता कह रही है कि अपना राज्य संभालो है ना। इसके बारे में हम क्यों बोले, वो क्या बोले, ये क्या बोले, उसके उन लोगों का मामला है। मैं इतना ही जानता हूं कि भाई डेमोक्रेसी में जिसको चुनाव लड़ने की इच्छा हो कहीं भी लड़ सकता है चुनाव। उसमें बात यह था सर कि ममता कह रही है कि अपना राज्य पहले संभालिए। ना कि उन्होंने क्या बोला उस बारे में हम क्यों बोले इस सब में, तो यानी वाकई अपना राज्य संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहाँ का तो जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज तो मैंने अखबार में देखा, किसी अखबार में छपा है, रांची जैसे शहर में रात में थाना बंद रहता है। इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या होगी? आज ही मैंने देखा सवेरे समाचार पत्रों में, और उसके बाद भी लोगों ने बताया कि कोई अगर शिकायत करने कोई महिला शायद गई तो
कोई उठा ही नहीं, कोई खोला ही नहीं ताला, अब बोला कि कल आइए। तो आप समझ सकते हो क्या हालत है। या तो थानेदार लगता है उगाही में बाहर गए होंगे, तभी वहां ताला बंद करके थानेदार नहीं है, बोला कि घर में जाके सो गए, कि भाई घर में सोने का है सिपाही को, वो थाना में रहना चाहिए, आदमी कोई ना कोई तो वहां रहना चाहिए। अगर कहीं कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो क्या करे, सरहद पर सिपाही बाहर चले जाए, बोला कि अभी सो रहे हैं, पाकिस्तान तब तक हमला कर देगा पूरा दुनिया को, पूरा चाइना फिर घुस आएंगे। तो ऐसा अगर ये स्थिति है तो इससे तो साफ लगा जितना मैंने देखा, और तब हमने समझने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि घर में तो नहीं सोए होंगे, कहीं ना कहीं वसूली में लोग लगे होंगे। अच्छा, आप लोगों के खिलाफ जन आक्रोश रैली होने जा रहा है, सीएम के काफिले पर हमला, और उसके बाद जिस तरीके से किसान के खिलाफ जो है केंद्र सरकार काम कर रही है, ये सब आरोप को लेकर जन आक्रोश रैली 7 तारीख को तमाम जो पार्टी है, जेएमएम, कांग्रेस, राजद, एक संयुक्त रूप से करने जा रही है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो ये कह सकते हैं कि भाई वो आज सत्ता में रह करके भी कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो अपनी जेब को, जो क्या बोलते हैं, अपनी खामियों को छुपाने के लिए वो चाहे कुछ भी नाम दे रहे, उससे क्या अंतर पड़ता है। उसे तो और अच्छा होगा, कम से कम राज्य की जनता तो जानेगी कि भाई जिनको काम करने के लिए जिनको जनादेश मिला तो उनको काम करना चाहिए। तो वही आप रो रहा है, तो इससे आप समझ सकते हो कि वो कितने काम के व्यक्ति हैं। थैंक यू। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। बीजेपी पर लगे आरोपों का जवाब भी दिया और वर्तमान में राज्य सरकार की जो खामियां हैं उन खामियों को भी गिनवाने का काम किया। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो आप सुन रहे थे बाबूलाल मरांडी को। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा से वो खास बातचीत करते नजर आए और साथ ही बंगाल की सियासत पर बचते हुए नजर तो आए, लेकिन कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वक्त ब्रेक का हो चला, फौरन हाजिर होते हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। हाई प्रोफाइल रुपेश सिंह हत्याकांड का भले ही पुलिस ने खुलासा कर दिया हो, लेकिन पुलिस की थ्योरी किसी को रास नहीं आ रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी पुलिस के इस थ्योरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने किसी को बचाने के लिए सी ग्रेड की फिल्म की तरह स्क्रिप्ट तैयार की है। ने किसी को बचाने के लिए इस तरह का घिसा पिटा जो फिल्म होता है सी ग्रेड का, उसी थ्योरी की तरह पुलिस ने भी स्क्रिप्ट लिखा है। और जो आरोप तेजस्वी यादव जी लगा रहे थे कि किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा, पुलिस ने वो बकरा खोज लिया कल। अब तो इस जांच पर भरोसा रुपेश सिंह की पत्नी को भी नहीं, उनके परिवार को भी नहीं है। तो जो हम लोगों का आरोप था कि पुलिस अपने प्रशासन सरकार के दबाव में किसी को बचा रही है, वो सही साबित हो रहा है। असली मुजरिम कौन है ये बताएं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पुलिस ने किसी को बचाने के लिए इस तरह का घिसा पिटा तिवारी ने निशाना साधा है और इसे स्क्रिप्टेड करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड नजर आ रहा है, किसी सी ग्रेड की फिल्म की तरह स्क्रिप्ट तैयार की गई है। दरअसल राजधानी पटना की पुलिस ने रुपेश सिंह हत्याकांड में कई अहम खुलासे किए हैं, लेकिन अब इसको लेकर सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, कल तक रुपेश हत्याकांड के खुलासे को लेकर पटना पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब खुलासा हो गया तो उसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, सी ग्रेड फिल्म की तरह स्क्रिप्ट तैयार की गई है। मृत्युंजय तिवारी आरोप लगा रहे हैं।
ये बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से रुपेश हत्याकांड का कल पुलिस ने खुलासा किया, उसके बाद रुपेश की पत्नी ने यह दावा किया कि पुलिस का जो ये खुलासा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरह के पुलिस बता रही है कि रोड रेज का मामला आया था, तो रोड रेज का इस तरह का कहीं भी वो घर में इस घटना का जिक्र रुपेश नहीं किए थे। तो सबसे पहले इस पे सवाल जो है रुपेश के परिजनों ने ही उठाया है। उसके बाद आज एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने गया था, जिसमें पूर्व विधायक, मंत्री और जितने भी विधायक थे और सभी राज्यपाल के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे हुए थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह रुपेश हत्याकांड को लेकर पुलिस सवाल के घेरे में है, जब आरोपी को पुलिस सामने लाती है तो आरोपी जो एसएसपी हैं उपेंद्र शर्मा, उनकी बातों को न सुने हुए ही डायरेक्ट आरोपी ही बोलता है कि जो भी चीज एसएसपी सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस जो है दोषी को बचा रही है और किसी निर्दोष को आरोपी साबित करके सामने ला रही है। उसके बाद जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर अगर बात करें राजद की, कांग्रेस की, तो सभी पुलिस को घेरने में लगी हुई है, सरकार को घेरने में लगी हुई। उनका कहना है कि पुलिस जो है स्क्रिप्ट तैयार करके, सीक्रेट फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करके वो सामने ला रही है, जबकि दोषी कोई और है और किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है। जी, की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है बीजेपी या जेडीयू नेता की? जी बिल्कुल, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनका कहना है कि जो विपक्ष होते हैं उनका काम ही होता है आरोप लगाने का, सवाल उठाने का। ये पुलिस एक जांच एजेंसी है, पुलिस ने जांच किया है, बाकी जो फैसला देना है वो कोर्ट को देना है। तो मामला कोर्ट में जाएगा, वहाँ साफ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बीजेपी और सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं। जी आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। कल तक जिस मुद्दे पर यह राजनीति हो रही थी कि आखिरकार कहां है रुपेश सिंह हत्याकांड के आरोपी अपराधी, और अब जब गिरफ्तारी हुई है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि ये पूरी की पूरी सी ग्रेड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह इसे तैयार किया गया है। असली अपराधी कोई और है। आखिर कौन है असली अपराधी? बड़ा सवाल। आगे बढ़ते हैं, बात लातेहार की करते हैं, जहां के महुआडांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने को लेकर टीकाकरण कक्ष, वेटिंग हॉल और निरीक्षण कक्ष का उद्घाटन किया गया है, जिसका फीता काटकर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणेश और डॉक्टर अमित खलखो के द्वारा संयुक्त रूप से यह किया गया। वहीं मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमित खलखो ने कहा है कि यह कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसे सारी दुनिया ले रही है, आप सभी नहीं घबराएं, वैक्सीन में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिसके बाद कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने को लेकर सभी हेल्थ केयर वर्कर और डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं चिकित्सा प्रभारी अमित खलखो को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया, जिसे लेकर उपस्थित लोगों के द्वारा टीका लगवाने वाले लोगों का तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया जा रहा था। वहीं बता दें कि टोटल 498 हेल्थ केयर वर्कर का नाम कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर भेजा गया है। किया जाएगा और ये कोरोना वैक्सीन पूर्णतः सेफ है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। पूरी दुनिया इसको ले रही है अभी, और आज हमारे महुआडांड में इसका शुभारंभ हो रहा है। आशा करते हैं कि सभी सहयोग करेंगे और इस कोरोना वैक्सीन को लेकर कोरोना महामारी खत्म करने में पूरे समाज का योगदान देंगे। वहीं नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के पपर नौसा गांव में छोटे से परिवार में जन्मे एथलेटिक्स खिलाड़ी आनंद कुमार अपने घुटनों की बीमारी से परेशान थे। इस वजह से वो कोई भी खेल में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। अपने पिता की गरीबी हालत और खेलने की ललक को देखते हुए आनंद ने सोशल मीडिया पर सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद सोनू सूद ने आनंद की मदद के लिए वो आगे आए। सोनू ने आनंद को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में घुटनों का इलाज कराया। यह भी बता दें कि एथलेटिक्स खिलाड़ी आनंद कुमार कक्षा 9वीं से ट्रिपल जंप खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन 2 सालों तक खेलने के बाद वो मैच के दौरान चोटिल हो गए। इसके बाद वो खेल में हिस्सा नहीं ले पाए। घुटनों के इलाज हो जाने के बाद वो फिर से खेल की दुनिया में कदम रखेगा और अपने गांव, जिले, राज्य, देश का नाम रोशन करेगा। था वो हरियाणा खेलने के लिए नेशनल, उसी में हाई जंप लगाने में चोटिल हुआ था। आखिर मदद किसने किया? सोनू सूद ने। खिलाड़ियों को पता हुआ या ऐप पर उनका डाउनलोड किया, सर्टिफिकेट भेजा तो सोनू सूद उसको
तुरंत कहे कि ठीक है अविलंब आप आइए, अविलंब आपका ऑपरेशन होगा। बचपन से आनंद बहुत मेहनती लड़का था, खेलने कूदने में बहुत शौकीन था और हर समय उसका जिज्ञासा रहता था कि हम कुछ आगे बढ़ के करें। और चोट के कारण उसका खेलने का रुचि प्रभावित हो गया और आज सोनू सूद उसके लिए भगवान बन के उभरे हैं, उसको मदद करेंगे और विश्वास है हम लोग का कि वो आगे जाके भारत के लिए मेडल लावे। बचपन से मेधावी लड़का रहा और आज भी वो आगे बढ़ने का जज्बा रखता है, लेकिन परिस्थिति जन व्यवस्था के कारण और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ सका। खास करके पैर में जो उसको ये दिक्कत हो गया, इसके चलते खैर ईश्वर का कृपा है, अगर सोनू सूद जी मदद कर देते हैं और आगे बढ़ता है तो हम लोग के लिए गौरव की बात होगी। नाम आनंद कुमार है। कल हमारे सब जरूरी हमारे सभी डॉक्टर से क्या अवसर देखी जो कि सक्सेसफुल रही। मैं सोनू सूद सर और गोविंद अग्रवाल सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी मदद की। आई हार्टली थैंकफुल टू दीज थ्री पीपल, सोनू सूद सर, गोविंद अग्रवाल सर एंड डॉक्टर अखिलेश यादव सर। एक तरफ केंद्र सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है, वहीं इन दिनों नालंदा के बिहार शरीफ शहर में खादी ग्रामोद्योग भवन धीरे धीरे खंडहर का रूप धारण करता नजर आ रहा है, जबकि इस खादी ग्रामोद्योग में कुल 120 लोग अभी तक काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार शरीफ शहर को स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद अंग्रेज काल में बने इस खादी ग्रामोद्योग भवन को भी सौंदर्यीकरण का काम किया जाना था, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी ये खादी ग्रामोद्योग भवन का काम शुरू नहीं किया गया, जिससे कि खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भवन की बनावट काफी सुंदर दिखती है और खादी ग्रामोद्योग और नगर निगम ने अंग्रेज के जमाने के भवन को बचाए रखने में एक उनके सामने जो चुनौती साबित हो रही है, उसमें वो कहीं ना कहीं विफल भी साबित होते नजर आते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक सौंदर्यीकरण करने का दावा तो किया गया था, लेकिन उस दिशा में कदम नहीं उठाया जा रहा। ये तो सरकार बहुत तरह का इसमें योजना जो है सो, और बहुत सा जो है सो बिहार सरकार हो या सेंट्रल के द्वारा बहुत सा योजना जो है सो बोर्ड द्वारा, खादी कमीशन द्वारा जो है सो दिया गया है। और जहां तक मकान का स्मार्ट सिटी की बात है, तो स्मार्ट सिटी में जो है सो ये आज से कई साल भर या 6 महीने से बीच बीच में स्मार्ट सिटी के जो भी पदाधिकारी हैं आकर के इसका नक्शा वगैरह जो है सो ले गए हैं, लेकिन अभी जिले में बहुत जगह स्मार्ट सिटी के द्वारा काम चल रहा है, लेकिन यहाँ जैसे किसी प्रकार का काम शुरुआत नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हुए बात दरभंगा की करते हैं, जहां के केवटी थाना क्षेत्र के बाढ़ पोखर के पास पुलिस गश्ती के दौरान पुलिस गाड़ी ने एक व्यक्ति को धक्का मार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और गश्ती गाड़ी पर सवार एएसआई को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस घटना के संबंध में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। बता दें कि केवटी थाना पुलिस की गाड़ी के टक्कर से 30 वर्षीय संजय चौपाल घायल हो गया, जहां घायल को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। कौन पुलिस? ये कहाँ से जा रहा था जो नहीं गए? कहाँ ठोकर लगा है? बाढ़ पोखर में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हाट से जा रहे थे घर। कहाँ घर है आपका? लालगंज। लालगंज। तो फिर क्या हुआ? कैसे हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे? सब आदमी निकाला था, अभी लेके आए हैं। लातेहार जिले के महुआढांड के चैनपुर पंचायत औराटोली गांव के पास कालीकरण सड़क के किनारे सड़क कटकर एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जिस वजह से कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस रास्ते में वाहनों सहित पैदल लोगों का आना जाना लगा रहता है। कई गांव के लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं और मुख्य बाजार और प्रखंड मुख्यालय इस रास्ते से उनका भी आना जाना होता है। इस संबंध में औराटोली गांव के ग्रामीणों ने बताया कि ये कालीकरण सड़क औराटोली से लेकर करकट तक बनाई गई है। सड़क के बगल में बड़ा गड्ढा बन गया, जिस वजह से हमेशा लोगों को इससे खतरा बना रहता है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि महादलित बस्ती में सबसे पहले रोड, गली, नली और नाली, नल जल जैसे
सारी सुविधा पहले उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अब तक 5 साल बीत जाने के बावजूद भी कार्य सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह गया है। ताजा मामला कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के खड़सरा गांव के दलित बस्ती में है, जहां से मुख्य रास्ते पर काफी दिनों से जल जमाव लगा हुआ है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। जल जमाव को लेकर करीब 2 महीने से ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस रास्ते से लगभग 20 गांव के लोगों का आवागमन होता है। यही नहीं, विद्यालय पढ़ने जाने के लिए छात्र छात्राएं भी इसी रास्ते से पढ़ने के लिए प्रतिदिन जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक को आवेदन दिया है, मगर अब तक समाधान नहीं हुआ है। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के आमझोर गांव में आपसी विवाद को लेकर पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पिता सोमाय हेम्ब्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि वारदात की वजह आपसी विवाद है। मृतक लखिया हेम्ब्रम का अपने पिता सोमाय हेम्ब्रम के साथ और भाई कर्नल हेम्ब्रम के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि पिता सोमाय हेम्ब्रम भाई कर्नल हेम्ब्रम ने उसे पीटना शुरू कर दिया। इस घटना में मृतक के जीजा ने भी उसका साथ दिया, मिलकर उसे पीट कर मार डाला। बरहरवा एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि बाकी आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना रांगा में कल एक परिवार में शराब पीकर के आपस में झंझट हुआ था। इसमें लुखिया हेम्ब्रम नाम के व्यक्ति की हत्या उसके पिता समैया हेम्ब्रम, भाई कर्नल और उसका जीजाजी जटा वास्की ने मिलकर के कर दिया। आपसी विवाद है आपस में, दारू पीकर के सब, और उसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी पर छापामारी जारी है। साहिबगंज की खबर हम आपको बता रहे हैं। आपसी विवाद हत्या के पीछे की वजह बताई जा रही है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।